today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All human beings are born free and equal in dignity and rights. मानव अधिकार सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए। नमस्कार। विश्व भर में 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया और घोषित किया था। मानव अधिकार दिवस 2021 की थीम है इक्वालिटी। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने दैनिक जीवन में कार्यवाही कर सकते हैं। हम सभी की रक्षा करने का अधिकार और इस प्रकार सभी मनुष्य के संबंधों को बढ़ावा देते हैं। मानव अधिकार दिवस हर किसी के सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी की खुशी सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनाने और प्रसार का सम्मान करने के लिए ये तिथि का चयन किया गया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR दुनिया की पहली मानव अधिकारों की घोषणा थी और संयुक्त राष्ट्र की पहली महान उपलब्धियों में से एक थी। मानव अधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्त होने का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम और शिक्षा का अधिकार और कई अन्य अधिकार शामिल हैं। मानव अधिकारों को बनाए रखने के प्रयास के एक विशेष पहलू पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विषय चुना जाता है। विषय चुनते समय मानव अधिकारों के लिए खड़े होना, गरीबी से लड़ना और मानव अधिकारों के उल्लंघन के शिकार लोगों की रक्षा करने की अवधारणा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस की थीम समानता और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 से संबंधित है, जो कहता है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है और उसके अधिकारों और सम्मान की रक्षा उसके पूरे जीवन भर की जानी चाहिए। सूर्य की किरणें आशा का संचार करती हैं और बिना किसी भेदभाव के सब तक लाभ पहुंचाती हैं। यही मूल भाव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। उद्देश्य है प्रत्येक देशवासी के मानव अधिकारों की रक्षा करना। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार के दृष्टिकोण से जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के अन्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के साथ समन्वय करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आयोग धारा 12 में निर्धारित अधिनियम और मानवाधिकारों के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लापरवाही के दावों की जांच के अलावा आयोग मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों को भी नियंत्रित और जांचता है तथा सरकार द्वारा प्रभावी परिपालन के लिए सिफारिशें करता है। आयोग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सार्वभौमिक मानव अधिकारों के क्षेत्र में सभी हितधारकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए जनता के बीच मानव अधिकार जागरूकता फैलाने और सभी हितधारकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक अनूठा संगठन है, क्योंकि ये दुनिया के कुछ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों में से एक है, जिसके अध्यक्ष देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के प्रभावी परिपालन को बढ़ावा देने और निगरानी करने में दुनिया भारत के NHRC को एक मॉडल मानती है। मानव अधिकारों को किस तरह प्रोत्साहन दिया जाए, उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या भूमिका रहती है, आइए आज के अंक में बातचीत करते हैं। यहां दूरदर्शन दिल्ली के स्टूडियोज में स्वागत करना चाहेंगे ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा जी का। अरुण जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का इंसान होने के कारण क्या मानव अधिकार हैं? मानव अधिकार वस्तुतः किसी व्यक्ति को प्रदत्त किए नहीं गए, उसके जन्म से ये उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ इंसान के तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको ये अधिकार प्राप्त हैं, जिनका संरक्षण करना, संवर्धन करना ये हमारा पुनीत कर्तव्य है। एक सामाजिक और आर्थिक ऐसी संरचना का विषमताएं उसमें जो उत्पन्न हुई आर्थिक और सामाजिक तौर से, उससे कुछ लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तथा वे पीछे सामाजिक तौर से अथवा आर्थिक तौर से पिछड़े रह गए हैं। जो लोग, उन लोगों को कैसे संवर्धन करें, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, देश की मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, यह ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के संरक्षण का एक उद्देश्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही अरुण जी कि हम जब अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य भी साथ साथ चलता है, और अगर हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेंगे तो हम सभी के अधिकारों का सम्मान होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सभी के अधिकारों का सम्मान, ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ये किसी नागरिकता के, देश की नागरिकता पर आधारित नहीं है। ये पूरे विश्व में सभी मानवों को प्राप्त अधिकार हैं, और जहाँ की संस्कृति और जहाँ का सिविलाइजेशन, जैसे जहाँ की सभ्यता विकसित होती रही है जियोग्राफिकल रीजन्स में, कोई भी अगर किसी धर्म को स्थापित रहना है, उसको समय के साथ परखा जाना है, उसको अगर सुचारू रूप से चलना है, तो उसमें मानव अधिकारों का समावेश आप निश्चित तौर से प्रत्येक धर्म में पाएंगे, जो कि समय के बाधाओं को पार कर कर सदियों से चल रहे हैं। वही धर्म सर्वाइव कर पाए हैं जो कि मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करते हैं, जिसमें मानव अधिकार कूट कूट कर भरे हुए हैं। और भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो मानव अधिकार का महत्वपूर्ण हमारे देश का जो इतिहास अगर आप देखें तो 3000 वर्ष पूर्व पहुंचता है। हमारे यहाँ तो महिलाओं को आप ये देखिए शक्ति का स्वरूप माना गया है, एक घर को विकसित करते हैं, मातृ स्वरूप हैं, और आज हम देखते हैं कि उन्हीं के ऊपर अत्याचारों की भी हमें शिकायत प्राप्त होती है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इनको दूर करना और एक सुचारू रूप से किसी देश की सभ्यता चले, शासन से हमारा वस्तुतः लोग मानते हैं कि हम शासकीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं। ठीक है, अनुशंसा अवश्य करते हैं, परंतु पुनीत कर्तव्य हमारा ये है कि ये शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। सुचारू रूप से तभी चलेगी जब लोगों के अधिकारों का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। अगर हम कोई भी शासन अगर अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर चला पाता है तो वो उसका एक, हम ये कह सकते हैं कि वो अपने कर्तव्य में सफल नहीं हुआ। तो ये आवश्यक है कि उनके अपने कर्तव्य, वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, उनका लाभ उन गरीब व्यक्तियों तक पहुंचे। जो हमारे संविधान में पार्ट 4 में जो एक दिशा निर्देश दिए गए शासन को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन पर आधारित कर हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को संवर्धित पुष्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया। हमारे देश में ज़मीनें बांटी गई, सीलिंग लॉज लाए गए, जिससे कि लोगों को, गरीब लोगों को ज़मीनें बटी, और भी अन्य विशेष महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, इतने हमारे यहाँ और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस तक हमारे संविधान के पार्ट 4 में लिखे हुए हैं। जिस प्रकार से हमें शांति की स्थापना विश्व में के लिए प्रत्येक सरकार का पुनीत कर्तव्य की प्रयास करना चाहिए। सारे विश्व के मानवों को एक समान तौर से ट्रीट करना चाहिए।
ये सब हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक यहाँ तक लिखा हुआ है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ये नैतिक दायित्व है कि हम पेड़ों की रक्षा करें, फ्लोरा फौना की रक्षा करें, एनिमल्स की, जानवरों की रक्षा, प्राणों की रक्षा करें। ये सब जब तक हम अपने देश के पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे, हम जीवन के अधिकार को कैसे, जो कि एक मानव के लिए जीवन के लिए आवश्यक है, हम पेड़ों की रक्षा करें, हम कैसे अपने देश का, पूरे विश्व का भला कर सकते हैं। आज अब देखें कि कई जगह जलवायु परिवर्तित हो रही है, पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन का एक भारी युग चल रहा है। इस विकास के युग में ये आवश्यक है कि हम इसमें बैलेंस रखें कि एक जो विकास अवश्य हो, परंतु विकास ऐसा हो जिसको जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया है, यह विकास भी साथ में होना चाहिए तथा मानव की जीवन की रक्षा भी हो। यह भी हमारा पुनीत कर्तव्य। इन दोनों के बीच में एक संतुलन कायम रखना ये बहुत ही आवश्यक है। हम देखें, अभी हम कोविड से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं। हमारे देश में वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में लगाई गई। प्रत्येक देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वैक्सीन्स का उत्पादन, पेटेंट्स की जानकारी, जिसमें कि बौद्धिक संपदा का अधिकार जो एक अनुसंधान करता है उसको मिलना चाहिए, परंतु इसमें जो पीरियड है 30 वर्ष का अधिक, बहुत अधिक है। और जब जीवन की रक्षा का अधिकार उत्पन्न होता है उस समय वैक्सीन की बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है, अगर हम देखें तो जीवन के अधिकार इससे अधिक उत्तम है। इसको महत्व दिया जाना चाहिए। इन पेटेंट्स की हमें संरक्षण नहीं होना चाहिए। सब देशों में वैक्सीन बने, सबको वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध हो सके, इसका प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन में भी आपने बात रखी थी कि जीवन का अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए, बौद्धिक संपदा से ऊपर। परंतु हम ये देखते हैं कि ये बात कहने के पश्चात पेटेंट जो धारक हैं वो आगे नहीं आ पाए। इसमें विश्व के कई देशों को आगे आना होगा। विश्व में जितना आर्थिक क्षति इससे, इस बंद के कारण हुई है, अगर इस सब को संतुलन आप करके देखें और मानव के जीवन का जो अधिकार है, जितने व्यक्ति मरे हैं इस महामारी से, इतने व्यक्ति किसी भी समय किसी अन्य महामारी से अथवा किसी विश्व युद्ध में भी नहीं मरे। तो जैसे इस बार की थीम है समानता, आप ये कह रहे हैं कि अगर टीकाकरण की बात करें तो नागरिक किसी भी देश का हो, उसका ये अधिकार है, मानव अधिकार है कि वैक्सीन उस तक पहुंचे, उस तक आवश्यक दवाएं पहुंचें। हमारा ये सौभाग्य, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में दवाइयाँ निर्मित होती हैं। और इस देश में एक हम लोगों का एक जो नॉलेज बैंक है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वैक्सीन की खोज की और पूरे विश्व को वैक्सीन दी। भारत एक महत्वपूर्ण तौर से एक मानव अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में उभर कर एक बहुत अच्छी शक्ति के रूप में उभर के अभी सामने आया। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि मानव अधिकारों की बात करें तो भारत ने विश्व में अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन जब हम कहते हैं जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जो मौलिक सुविधाएं हैं जन जन तक पहुंचे, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो वो आयोग के पास कैसे आए, क्या शिकायत दर्ज कर सकता है? हमारे यहाँ शिकायत इवन एक पत्र लिखकर प्रेषित की जा सकती है। हमारे कोई औपचारिकता नहीं, कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है, पर जो कोई भी व्यक्ति पत्र पे भी एक शिकायत लिख के भेजता है, किसी भी भाषा में लिख के भेजता है, हम उसका, अगर वो भाषा स्पष्ट लिखी गई है, पढ़ने लायक है, उसका अनुवाद करा लेते हैं। दूसरा व्यक्ति अपने आप आकर शिकायत दर्ज करा सकता है। तीसरा, ऑनलाइन सेंटर, हमारे यहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन करके हम उसको ऑनलाइन, उसमें क्या प्रगति है भी ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे यहाँ हम उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पूरे देश में हमारे पोर्टल के साथ जोड़े गए हैं। उन सर्विस सेंटर पर जो व्यक्ति लिख नहीं सकता अपना, वहाँ जाकर एक 30 रुपये वो लेते हैं। अच्छा। सहायता शुल्क के तौर पर। हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वो हमारे सर्विस सेंटर नहीं है, वो आजीविका के तौर पर वो सर्विस सेंटर्स चला रहे हैं अपना। वो नॉमिनल चार्जेस लेकर, नॉमिनल फीस 30 रुपये लेकर किसी भी व्यक्ति की शिकायत हमको प्रेषित करते हैं। उसमें सिर्फ आवश्यकता यह है कि व्यक्ति अपने नाम का उल्लेख करे, पते का उल्लेख करे और जो उसकी शिकायत है उसका स्पष्ट विवरण दर्ज करे, जिससे कि हम उस पर उचित सम्यक कार्रवाई कर सकें। जी, यानी 4 तरीके हो गए। व्यक्ति चाहे तो दफ्तर ही आ जाए आयोग के, डाक के माध्यम से भी, ऑनलाइन वो पोर्टल जा सकता है और ये पोर्टल है hrcnet.nic.in। और चौथा आपने कहा कि वो
ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं? ईमेल के माध्यम से भी कर अच्छा। सकते हैं, nhrc.nic.in। nhrc.nic.in। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी है 14433। यदि कोई व्यक्ति इस पर फोन करे इस तो पर भी फ़ोन करे तो भी हम कार्रवाई करते हैं, और इस पर काफ़ी मदद भी हम लोगों की तरफ से चली जाती है। जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, उनको निर्देश देते हैं कि इसकी शिकायत पर इसको ये कष्ट है उसको देखिए। तो ये हेल्पलाइन नंबर भी काफ़ी प्रभावित तौर से लोगों को सहायता, मदद करने में एक संबल सिद्ध हुआ है। तो जैसे एक तो राष्ट्रीय स्तर पर आयोग है जिसके आप अध्यक्ष हैं, राज्य स्तर पर भी क्या हर राज्य में आयोग है? सभी राज्यों में, हमारे देश में अभी 26 आयोग हैं। अच्छा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक आयोग है, और नागालैंड इत्यादि, मणिपुर में 2 आयोग अभी स्थापित होने हैं। हमारे देश में अगर आयोग नहीं भी हैं तो वो सीधे शिकायत, जिस जगह आयोग नहीं है तो वो सीधे शिकायत राष्ट्रीय आयोग को कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर उन्होंने राज्य आयोग को भी शिकायत की और राष्ट्रीय आयोग को भी शिकायत की, तो जहाँ संज्ञान पहले लिया जाएगा अच्छा। शिकायत का, वो आयोग उसको उस पर विचार करेगा और उसको निर्णित करेगा। आयोग खुद से भी संज्ञान ले सकता है? हम संज्ञान स्वतः ले सकते हैं, अखबार की न्यूज़ पर, मीडिया की रिपोर्ट्स पर, अथवा अन्य तौर से अगर जांच के दौरान हमें कोई चीज़ सामने आती है तो उस पर हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। और हमारे यहाँ स्वतः संज्ञान इस वर्ष भी 18-19 प्रकरणों में लिया गया है। तो चाहे आयोग स्वतः संज्ञान ले या फिर किसी ने HRC नेट पोर्टल पे जाके शिकायत दर्ज की, फिर आगे आपका क्रियान्वयन क्या होता है, निपटारा कैसे करते हैं? हम उसमें सबसे पहले अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगते हैं, इसके संबंध में आपका क्या कहना है, इसकी वस्तुस्थिति के बारे में हमें अवगत कराइए। अगर उस रिपोर्ट में जो शिकायत है उसके विरुद्ध कुछ ऐसा आता है कि उसमें उसको सत्य नहीं पाया गया, तो उस पर हम उसको, जो शिकायत करता है उसकी नकल भेजते हैं कि वो अपना इस पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करे, उसका इस विषय में क्या कहना है। हम आवश्यक समझते हैं तो अपने यहाँ से जांच की टीम भी वहाँ भेज सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अनुसंधान विंग है। अच्छा। जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेड करता है। उसमें हमारे यहाँ काफ़ी DIG रैंक के भी अधिकारी हैं, SP रैंक के भी अधिकारी हैं, जो कि पुलिस विंग है इटसेल्फ। हमारे उसमें DYSP, इंस्पेक्टर लेवल, कांस्टेबल इत्यादि भी हैं। तो वो जांच के लिए, अनुसंधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब आप विचार करते हैं, जांच करते हैं, तो उसके बाद क्या आयोग को दंड देना अथवा ना देना ये भी अधिकार है, या क्या आउटकम आता है फिर उसका? हम उसमें सिफारिश करते हैं शासन को अथवा संबंधित निकायों को कि इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, और ये सुनिश्चित करते हैं उनमें वो सुधार किए जाए। और सुधार नहीं किया जाएगा, अगर दोषी कोई अधिकारी पाया जाएगा उस निग्लिजेंस के लिए, जिसने कि वो कमी उसमें उत्पन्न की है, सेवा उससे जो अपेक्षित थी उसने समर्पित नहीं किए, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई करने का भी हम लिखते हैं। कई बार अगर हम समझते हैं इसमें फौजदारी प्रकरण चलना चाहिए, उसके लिए भी हम अनुशंसा करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि शिकायत की जो प्रणाली है अब ऑनलाइन हो गई है, तो अगर कहीं आप मुआवजे के लिए कहते हैं तो क्या कॉम्पनसेशन भी ऑनलाइन मिल जाता है? नहीं, ऑनलाइन हम लोग नहीं कंपनसेशन देते, हम लोग सिफारिश करते हैं राज्य शासन को, और ये सुनिश्चित करते हैं जो हमने सिफारिश की है आर्थिक क्षति की संपूर्ति करने के लिए, जो हमने मुआवजा उसको देने के लिए कहा है, उसको राज्य शासन दे अथवा वो संबंधित पब्लिक अथॉरिटी दे जिसको कि हमने आदेशित किया है। और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाए जो हमने उसमें अगर अनुशंसा की है। परंतु हम दंड स्वतः नहीं दे सकते, दंड देने का कार्य विभागीय लोगों का अथवा न्यायालय का है। अगर किसी महिला का कोई, मान लीजिए, मानव अधिकार का हनन होता है, तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन आए, क्योंकि अलग से एक वुमेन कमीशन भी है, या दोनों ही विकल्प खुले हैं उनके पास? दोनों विकल्प एक साथ नहीं उपलब्ध हैं। अगर महिला आयोग जाएंगे, पहले वहाँ जाएंगे, तो फिर हम उस पर विचार नहीं करेंगे। अगर हमारे यहाँ आते पहले तो हम उस पर विचार करेंगे। अगर उसकी सिर्फ प्रति हमें भेजी गई है किसी शिकायत की, जो कि अन्य आयोग के लिए भेजी गई है, अन्य अथॉरिटी के लिए भेजी गई है, तो वो हमारे यहाँ विचार करने योग्य नहीं है, विचारणीय नहीं है। और क्योंकि मानवाधिकार इतना महत्वपूर्ण विषय है, तो अगर हम आउटरीच की बात करें, आप इसके प्रचार प्रसार के लिए कैसे सुनिश्चित करते हैं कि चाहे स्कूल के विद्यार्थी हों, कॉलेज के विद्यार्थी हों, वो इस महत्वपूर्ण विषय में रुचि दिखाएं? हमारे यहाँ इस मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा
और पुस्तकें भी छापी जाती हैं। इसके अतिरिक्त संगोष्ठियों का आयोजन, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन पूरे देश के स्तर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारे यहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। 15 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। उसमें अच्छे से अच्छे वक्ताओं को, अच्छे से अच्छे लोगों को, अच्छे से अच्छे विषय, मानव अधिकार व अन्य विषयों पर उनको इंटर्नशिप, उनको ज्ञान दिया जाता है। और चाहे आर्म फोर्सेस हों, पुलिस बल हों, वहाँ पर जिस तरह से उन्हें कार्य करना है, अभी हमने इसके संबंध में आर्म फोर्सेस से सेमी आर्म फोर्सेस हैं, इस पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की कि इनको भी ह्यूमन राइट्स का पालन करना चाहिए। उसमें अधिकांश लोगों का पक्ष में बोली हों अथवा विपक्ष में बोली हों, उभर कर मत यही आया कि अर्ध सैनिक बलों को, सेनाओं को मानव अधिकारों की रक्षा करना अति आवश्यक है। उनने परिस्थितियाँ ऐसी बताई कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। उस परिस्थिति में उनका ये कहना था हमें सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, उससे कोई बाधा नहीं है, परंतु मानव अधिकारों की रक्षा करना, जिसके हाथ में हथियार है उसको और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्यों, जो व्यक्ति को एक हथियार हाथ में दिया गया है मानवों की, देश के मानवों की, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए दिया गया है, उनसे मानव अधिकारों की उल्लंघन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और आपकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक और इनोवेटिव पहल की है, कुछ शॉर्ट फिल्में जो बनाई गई हैं और काफ़ी प्रभावी हैं वो। इस बार हमारे यहाँ जो फिल्म का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लगभग 200 के करीब प्रविष्टियाँ आई और उसमें अनप्रोफेशनल लोगों ने, जो कि प्रोफेशनल इसमें फिल्म क्षेत्र में नहीं थे, एमेच्योर थे, उन्होंने मोबाइल पर फिल्में बनाकर भेजी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें से कुछ प्रविष्टियों को हमें पुरस्कृत किया है। बहुत इस बार अच्छी प्रविष्टियाँ आई और इतना अच्छा, मतलब हमारे देश में लोग मानवाधिकारों को इतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इस प्रकार से जो निर्माण करके वो भेजते हैं, तो उससे प्रतीत होता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत अधिक उज्ज्वल है। सबसे अधिक मानवाधिकारों का हनन होता है ये आतंकवादी गतिविधियों से। आतंकवाद को बढ़ावा क्यों मिलता है, कौन से कारण हैं, कौन इसको चला रहा है, इसकी जड़ में जाने का भी हमें इसमें हमारे कानून में ही ये एक्ट में दिया गया है कि टेररिज्म देश से कैसे ख़त्म हो, इसके बारे में हम उन शासन को सुझाव दें। तो इस पर हमें सम्यक विचार आज नहीं तो कल करना होगा कि ये आतंकवाद या मानव रक्षा के अधिकारों का स्पोक्समैन है, हमें ही इस बात को कहने का अधिकार है, वो मैं नहीं समझता। मानवाधिकारों का संरक्षण सबको करने का कर्तव्य है और सभी इसके संबंध में कुछ ना कुछ कहने का अधिकार रखते हैं। किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है मानवाधिकार, सब लोगों को इसका संवर्धन करना है। पूरे विश्व में हर एक देश के हर एक नागरिक को दूसरे देश के नागरिकों का, अपने देश के नागरिकों का मानव अधिकारों का संरक्षण करना एक पुनीत कर्तव्य है। जी, उम्मीद करते हैं कि मानव अधिकार के संवर्धन में हम सभी का योगदान होगा। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।